देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखिए, लास्ट दिन हम लोगों ने टाइम वैल्यू मनी नॉर्मल कंप्लीट करके उसका एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग गए थे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। ये सब कॉमर्शियल चीज है, ये पता होना चाहिए, इसीलिए हम करवा रहे हैं। एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशन जो है, देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो ये सब नाम से नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशन में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने लीज बताया था क्या होता है, लीज पे टाइम वैल्यू मनी का एप्लीकेशन कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद लीज पे क्वेश्चन बाकी है, वो मैंने होमवर्क दिया था, वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब कैलकुलेट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो इसमें हम लोगों ने पहले किया था ये क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, जो कि लगभग सेम टाइम। तो देखो 37 का क्या बोला है, बोल रहा है कि a company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years। बोल रहा है कि कंपनी के पास एक प्रपोजल है, किस चीज का, कंपनी को एक मशीन खरीदना है। ठीक है, अगर खरीदना है तो पूरा पूरा 4,000 रुपए उसे देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो चाहे तो लीज पे भी ले सकता है। लीज पे लेने का मतलब है रेंट पे। ठीक है, मतलब मशीन भी रेंट पे ले सकते हैं। जैसे हम लोग दूसरे जगह पे रहते हैं, हमारा घर छोड़ के, तो रेंट पे जैसे घर लिया जाता है ना, तो अगर किसी के पास पैसा कम है तो वो रेंट पे मशीन भी ले सकता है। गुड मॉर्निंग शुभ। गुड मॉर्निंग मैम। तो वो देखो यहाँ पर रेंट पे मशीन भी ले सकता है, तो बोल रहा है इनको 4,000 से मशीन खरीद लेना चाहिए, या फिर लीजिंग के थ्रू से, मतलब रेंट के थ्रू से 4 इयर्स के लिए एनुअल रेट ऑफ 1250, मतलब रेंट कितना देना पड़ेगा, 1250 करके रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल, इनको कौन सा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मतलब क्या करे, खरीदे कि रेंट पे मशीन ले ले। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, पर एनम नहीं बोला है, नहीं बोलता है तो पर एनम नहीं होता है। बोल रहा है कि विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल, कौन सा प्रेफरेबल होगा अगर कंपनी जो पैसा बोरो करेगी, अगर कहीं पर भी ऑन दैट मोमेंट कंपनी अमाउंट बोरो करती है तो 14% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मतलब अब बैंक जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, वो तो वो सारे कंडीशन को ध्यान में रख के करता है ना, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट क्यों लगाया जाता है उसका अलग अलग कंसेप्ट पढ़ा था ना, इन्फ्लेशन के वजह से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वजह से। ठीक है, तो अभी 14% जो है कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, देखो फिर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया एग्जाम्पल 37। ठीक है, हम लोग के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग अभी कौन है, हम लोग अभी जो है कंपनी है। ठीक है, जिसके पास दो ऑप्शन है, वो एसेट को खरीद ले या लीज पे ले ले। अगर खरीद लेना है तो अभी स्टार्टिंग में ही कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 4,000 रुपीज, ऐसा क्वेश्चन बोला है। लेकिन अगर वो लीज पे ले ले, ठीक है, लीज यानी रेंट पे ले ले, तो उसे 1250 करके 4 इयर्स का रेंट भरना पड़ेगा। ठीक है, तो Y0 Y1 Y2 Y3 Y4। अच्छा, मैंने Y0 क्यों लिखा है, देखो Y0 का मतलब होता है ईयर का स्टार्टिंग। ठीक है, जो ईयर खत्म होगा, एक्चुअली हम ये Y0 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ 1 साल, यहाँ से यहाँ 1 साल, इस तरीके से 4 इयर्स। ठीक है, अच्छा अब हमें जो पेमेंट करना है लीज का, देखो बोल रहा है कि 4 इयर्स में हमें 1250 करके हर बार पेमेंट करना है। ठीक है, तो कब पेमेंट होता है, नॉर्मली जब हमें कुछ नहीं बोलेगा, ईयर एंड में। ठीक है, तो ये देखो 1250 का पेमेंट, 1250 का पेमेंट, 1250 का पेमेंट, 1250 का पेमेंट। अगर चाहो तो तुम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करो जैसे हम करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, Y1 Y2 Y3 Y4। ठीक है, जैसे ये हो गया Y1 Y2
Y3 और Y4, मतलब यही देखो 1250 करके हमें हर बार का पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम लोग रेंट पे ले रहे हैं तो। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि मेरे लिए लीज पे लेना, मतलब कंपनी के लिए लीज पे लेना बेनिफिट है या फिर 4000 दे के खरीदना बेनिफिट है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने एक्सपेंस करना है लगातार 4 साल तक, ठीक है, उसका मुझे आज का वैल्यू पता करना पड़ेगा, इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करना पड़ेगा। 1250 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, या फिर इस 1250 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, ये वाले 1250 का, या फिर ये वाले 1250 का, ये देखो ये वाले 1250 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, या फिर ये वाले 1250 का यहाँ पर वैल्यू कितना है। मतलब ये 4 टाइम्स जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसका यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है, क्योंकि मैंने तो Y0 में 4000 खर्चा करना है। ठीक है, अगर मुझे परचेज करना ही है तो मुझे ईयर के स्टार्टिंग में 4000 देना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो मुझे ईयर एंड में इस तरीके से 1250 करके देना पड़ेगा। तो कौन सा सस्ता है, कैसे पता करें। अब तुम लोग अगर इसके साथ ये चारों का मल्टीप्लाई करके कंपेयर करोगे तो वो गलत होता है, फिर तो टाइम वैल्यू मनी पढ़ना ही बेकार हो जाएगा ना। क्योंकि इसीलिए देखो कि ये 1250 का वैल्यू जो है Y0 में, ये 1250 का वैल्यू Y0 में उतना कैसे होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है पैसे का वैल्यूज तो क्या होते जा रहा है, परचेजिंग पावर कम होते जा रहा है। अगर तुम लोग ऐसे कंपेयर करोगे 1250 into 4 और बोलोगे कि मेरा रेंट का टोटल 5000 का खर्चा है और परचेज करने से 4000 में मिल जाएगा तो मुझे परचेज ही कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 5000 के साथ ये 4000 कंपेयर नहीं कर सकती। ये 4000 Y0 का वैल्यू है और ये जो मिला के 5000 हम लोगों ने किया ये तो Y1 Y2 Y3 Y4 अलग अलग टाइम पीरियड का है, तो मुझे दोनों टाइम पीरियड को इक्वल करना चाहिए, मतलब मुझे ये सभी का Y0 निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा है, ये देखो एन्युटी है। क्यों एन्युटी है, क्योंकि हम लोग का फिक्स्ड अमाउंट हर बार रेगुलरली पे होते जा रहा है, तो ये एन्युटी है। तो मुझे सारे एन्युटी का निकालना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, A/I 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n। ठीक है, यहाँ पर A कितना है 1250। ठीक है, I मतलब जो हम लोग का इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है 14%। ठीक है, 1 minus 1 divided by 1 plus 14% होल डिवाइडेड बाई n, यानी 4 ईयर्स, 4 ईयर्स तक हमें ये मिलेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, देखो पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 234। ठीक है, अब इसको रखेंगे मेमोरी में, पहले हम मेमोरी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल जितना भी आया -1 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 14%। ठीक है, तो ये देखो आ रहा है 3642। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आ गया हम लोग का 3642। ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट हमें देना पड़ेगा उसका आज का वैल्यू में पता चल गया, टोटल 3642। अगर तुम लोग ऐसे करोगे 1250 into 5 5000 निकल के आएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 4 बार हम लोग अलग अलग टाइम पे लीज का पेमेंट करने वाले, जिसको रेंट भी बोल सकते हो, लीज रेंटल बोलते हैं। ठीक है, लीज के लिए इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा, एक्चुअली उसका अगर हम लोग एक सिंगल अमाउंट को आज आइडेंटिफाई करें वो निकल के आ रहा है 3642। मतलब बेसिकली इस अमाउंट का मेरा आज का वैल्यू है 3642 और परचेस करने पे 4000 लगेगा, तो ऑब्वियसली हमें लीज पे ही लेना चाहिए, क्योंकि खरीदेंगे तो 4000 जाएगा और लीज पे लेंगे तो 3642 जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग सिर्फ 1250 को और मल्टीप्लाई कर देते हो 4 साल से, जो कि 5000 निकल के आता है, फिर तो तुम लोग बोलोगे कि लीज से अच्छा है खरीद लेना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि ये 1250 का तो हमारा इनफ्लो जो है, मतलब 1250 का जो, सॉरी आउटफ्लो, मतलब पेमेंट करें 1250 का जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो थोड़ी ना सेम टाइम पे है, अलग अलग टाइम पे है। ठीक है, तो उसका हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला और 3642 आ गया, तो हम लोग को यहाँ पर आंसर देना चाहिए लीज इज बेटर। ठीक है, लीज इज बेटर। क्यों लीज बेटर है, क्योंकि हम लोग का सस्ता पड़ रहा है, यहाँ 4000, यहाँ 3642, तो हमें लीज पे ही इस मशीन को लेना चाहिए, खरीदने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो 3642.11, मैंने पॉइंट को इग्नोर कर दिया है, तुम लोग चाहो तो पॉइंट यहाँ पर दे सकते हो। ये देखो मेरा जो आया ना 3642, मैंने पॉइंट हटा दिया है, तुम लोग चाहो तो पॉइंट दे सकते हो।
ठीक है, ये देखो विच इज लेस देन परचेज प्राइस एंड कंसिक्वेंटली लीज इज प्रेफरेबल, लीजिंग इज प्रेफरेबल। ठीक है, तुम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक कर देना, लीज इज बेटर, इसका मतलब। अच्छा, अब देखो 38 एग्जाम्पल 38, देखते हैं इसमें क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए मशीन कैन बी परचेज्ड फॉर 50,000। अगर हम लोग एक मशीन चाहे तो उसे 50,000 से परचेज कर सकते हैं। मतलब आज अगर परचेज करना चाहे मशीन को तो मुझे 50,000 देना पड़ेगा। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब मशीन विल कंट्रीब्यूट का मतलब मशीन का कंट्रीब्यूशन रहेगा 12,000। मतलब अरे देखो, मशीन जो लिया है हम लोगों ने, उससे हमें करना क्या है, मशीन जो हम लोगों ने लिया है उससे हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ जो है हमें अर्निंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मशीन से हमें 12,000 पर एनम का 5 साल तक कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एज्यूम बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट मतलब ये मार्केट में चलने वाला रेट बता रहा है। ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 100 रुपए का वैल्यू 10 रुपए से कम होके 90 हो जाता है ईयरली बेसिस पे, अगर कंपाउंडेड एनुअली। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि मशीन हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में दो चीज बोला है, या तो हम लोग बाई कर ले, कितने से बाई करना है 50,000। अगर हम लोग बाई करेंगे तो ये हमें Y0 में पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ बाई सेल का बात नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग मशीन को परचेज करते हैं तो हमें उससे बेनिफिट कितना मिलेगा। देखो, अगर हम लोग मशीन परचेज करते हैं तो 12,000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर हम लोग बाई करते हैं मशीन तो मेरा इन्वेस्टमेंट, हम बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, मुझे इतना पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पैसा लगा के रिटर्न देखना पड़ेगा ना, तो रिटर्न कैसा है, रिटर्न बोल रहा है Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। ये देखो Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। ठीक है, और ये हो गया Y0। तो हर बार हम लोग का रिटर्न हो जाएगा 12,000, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। लगातार 5 साल तक हम लोग का 12,000 करके रिटर्न चलता जाएगा। ठीक है, रिटर्न चलता जाएगा। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करके बताना है कि फिर हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मुझे ये रिटर्न मिल रहा है, क्या मुझे 50,000 से ये मशीन खरीदना चाहिए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर रिटर्न का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन कॉस्ट है तो मुझे ऑब्वियसली परचेस करना चाहिए। मतलब देखो, मैंने 50,000 खर्चा किया है, अगर मेरा रिटर्न 50,000 1 रुपए भी होता है तो हम परचेस कर सकते हैं। हाँ, अब देखो, मुझे रिटर्न 1 रुपए रखना है नहीं रखना है वो बात का बात है, कि मुझे इतने कम प्रॉफिट में काम नहीं करना है। ठीक है, वो अलग चीज होता है। लेकिन अगर मेरा रिटर्न का वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा अगर रिटर्न मिलेगा तो ऑब्वियसली मुझे परचेस करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा रिटर्न जो है वो अगर मेरे कॉस्ट से कम है, ठीक है, तो फिर मुझे परचेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने खर्चा किया 50,000, 5 साल में मुझे मान लो मिला 40,000 का रिटर्न, तो फिर हम क्यों परचेज करें, मेरा तो लॉस है। ठीक है, लेकिन हम कंपेयर कैसे करें, ये जो 12,000 है 5 टाइम्स, अगर तुम लोग इस 12,000 को इंटू 5 कर दोगे तो तुम लोग के पास आ जाएगा 60,000। तो 50,000 इन्वेस्ट करके 60,000 मिल गया, तो फिर हमें परचेज कर लेना चाहिए। लेकिन ये गलत चीज है, क्यों, क्योंकि ये 12,000 मुझे आज थोड़ी ना मिल रहा है, क्योंकि ये Y0 तो आज का वैल्यू है, ये बाकी सब बाद का वैल्यू है। तो मुझे कंपेयर अगर करना है तो दोनों चीजों को इक्विवेलेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे करें, मुझे सिंपल ये सारे 12,000 का Y0 के यहाँ पर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी 12,000 है, ये सबका Y0 का वैल्यू कितना होगा ये मुझे आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये पांच बार मिलने वाला 12,000 का यहाँ का वैल्यू क्या है, देन इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में मुझे 12,000, अगेन फ्यूचर में 12,000, अगेन फ्यूचर में 12,000 ऐसे करके देना है। ठीक है, तो ये सभी 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सेम वही वाला देखो, ए हो गया 12,000, आई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, आई देखो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 10%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 साल है, 1 2 3 4 5, कैलकुलेट करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1
1.1 हो गया इंटू 2 3 4 5, ठीक है। इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस, ठीक है, इसको कर लिया मैंने मेमोरी प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो इतना आ गया, ठीक है। 1 डिवाइड नहीं, शायद मेरे ना यहाँ पर मेमोरी में कुछ एडेड था, एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अगर ये ठीक आया है तो मे बी देख लेते हैं, -1। गुड आफ्टरनून तुषार। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अब इसको देखते हैं, अगर मैंने मेमोरी से हटाया नहीं था तो शायद गलत आएगा, देख लेते हैं एक बार, अगर आ जाता है तो शायद हटाया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। 10%, ठीक है, 10%। 83, नहीं हटाया था इसीलिए गलत आया, ठीक है। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, तो इनटू 2 3 4 5, ठीक है, इसको मुझे मेमोरी में रखना है। चलो अभी मेरा सब मेमोरी से हटा हुआ है, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, फिर से मेमोरी रिकॉल, जितना भी आया -1, प्लस माइनस करके इसको ठीक कर लिया, फिर यहाँ पर इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 10%, इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 10%, 45,489, ठीक है, ये आ रहा है 45,489, 45,489.44 भी है, मैंने एक बार 0.44 भी लिख लिया। अब देखो फिर क्या कंडीशन हुआ यहाँ पर, ये देखो, अगर हम लोग परचेस करते हैं तो मशीन से जो हम लोग का रिटर्न मिलेगा उसका वैल्यू है टोटल 45,489 का मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और ये रिटर्न पाने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 50,000, तो इसका मतलब मुझे कभी भी मशीन को परचेस नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा रिटर्न लेस देन कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन शुड नॉट परचेस्ड, ठीक है, शुड नॉट बी परचेस्ड, हमें कभी भी मशीन परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा तो लॉस है। देखो, हमें 5 साल का जो मतलब अमाउंट मिल रहा है उसका आज का वैल्यू देखेंगे तो आज 50,000 इन्वेस्ट करने से 5 साल में जो रिटर्न मिलेगा उसका आज का वैल्यू इतना है, तो कंपेयर किया तो ये ऑब्वियसली कम है, रिटर्न कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो फिर हम लोग ऐसा मशीन क्यों खरीदे जो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, मतलब कम बेनिफिट दे रहा है, एकदम नहीं दे रहा ऐसा बात नहीं है, लेकिन लगभग 5,000 से थोड़ा सा कम का बेनिफिट मिल रहा है, तो लॉस है, फिर ऐसा मशीन नहीं खरीदना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अगेन एक ये भी डिसीजन मेकिंग वाला ही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 39, इसमें भी वैसा ही टाइप एक क्वेश्चन है, बोल रहा है मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000, बोल रहा है मशीन का लाइफ है 7 years और उसका कॉस्ट मतलब परचेज अगर करते हैं वो 10,000 का, वाइल अनदर मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years कॉस्ट 8,000, और एक दूसरा मशीन है, यहाँ पर दो मशीन बताया, एक मशीन का 10,000 कॉस्ट है, दूसरे का 8,000। First machine saves labor expenses of 1,900 annually and the second one save labor expenses of 2,200 annually। बोल रहे हैं मशीन क्यों लगाया गया है, देखो अगर हम लोग मशीन से काम करवाएंगे तो लेबर को कम रखना पड़ेगा, ठीक है, लेबर मतलब जो मैनुअल काम होता है, अगर लेबर का काम मशीन करेगा तो लेबर के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा, मशीन के ऊपर होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग पहला वाला मशीन रखते हैं तो हमारा लेबर का खर्चा 1,900 जो है सेविंग्स होता है, और अगर हम लोग सेकेंड वाला मशीन लेते हैं तो इतने का सेविंग्स होता है। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना चाहिए, मतलब मशीन 1 लेना चाहिए, मशीन 2, पहला वाला दूसरा वाला। एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग 10% कंपाउंडेड पर एनम, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में वो 10% है, यानी कि टाइम वैल्यू मनी 10% रेट पे चल रहा है, तो उसी बेसिस पे हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट निकल के आएगा, पीछे करते हैं एक एग्जाम्पल 39, ठीक है। मशीन 1 का जो कॉस्ट है वो क्वेश्चन में बोला है 10,000 है, ठीक है, और उसका लाइफ है 7 years, ठीक है। और हमें इस पे बेनिफिट कैसे मिलेगा, बेनिफिट मिल रहा है कुछ इस तरीके से, लगातार 7 साल तक 1 2 3 4 5 6 7 1,900 करके मिलेगा। 1,900 का लेबर का खर्चा कम होगा, मतलब इतना बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये बेनिफिट लेना है,
मुझे ये पता चल रहा है कि अगर हम मशीन लगवा देंगे तो मेरा इतना बेनिफिट होगा पर ईयर। तो इतना बेनिफिट अगर मुझे लेना है तो मुझे अभी इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या ये वर्दी होगा खर्चा करना? तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ठीक है, और ये ईयर 0, ठीक है। तो फिर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो हमें ये सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कंपेयर करना है तो प्रेजेंट वैल्यू देखो, आज एक ही बार में मुझे 10,000 देना पड़ेगा, तो मुझे लगातार 7 साल तक जो मुझे अर्निंग होने वाला है, मतलब जो मुझे बेनिफिट, यहाँ पर अर्निंग नहीं है, यहाँ पर इतना सेविंग्स है, ठीक है। तो ये सेविंग्स का आज का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू, ये सेविंग्स का आज का टोटल वैल्यू कितना है, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि ये इन्वेस्ट करके जो हमें सेविंग्स मिलेगा उसका वैल्यू कितना है। अगर सेविंग्स का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा 10,000 से, तो फिर हमें वो मशीन खरीदना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा a बाई आई, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो ये a हो गया 1900। आई देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जरूर बताया होगा, 10% बताया था, ठीक है, 10%। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर n मतलब 7, ठीक है, n मतलब 7 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3 4 5 6 7, मेमोरी से हटाते हैं, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये जितना आया -1, ठीक है, इसको प्लस माइनस करके माइनस हटा दिया, इंटू 1900 डिवाइडेड बाई 10%, 9249.99 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 9250, ठीक है, अप्रोक्स कर लिया, वैसे भी आंसर आ ही जाएगा। देखो, अभी 10,000 खर्चा करेंगे, 5 साल में जो बेनिफिट मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 9250, तो मुझे ये मशीन ऑब्वियसली नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते फर्स्ट मशीन, यहाँ पर फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन should not be purchased, should not be purchased। हमें पहला वाला मशीन जो है वो परचेज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा तो हम लोग का खर्चा है, उससे जो बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा हम लोग का खर्चा हो रहा है, तो फिर हमें वो मशीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग मशीन 2 का भी देखेंगे, ठीक है। तो मशीन 2 का भी क्या बोला है, देखो, अभी कितना खर्चा करना पड़ेगा मशीन 2 को लेने के लिए? अभी खर्चा करना पड़ेगा 8,000, ठीक है, इसका कॉस्ट जो है 8,000 है। और इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो कितने, इसका लाइफ कितना है? इसका लाइफ है 5 इयर्स। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये लगातार 5 साल तक बेनिफिट क्या मिलने वाला है? 2,200 बेनिफिट, मतलब सेविंग्स, यहाँ पर सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेविंग्स हो रहा है इसका आज का वैल्यू कितना है, मतलब मुझे टोटल सेविंग्स पता करना है कि आज के हिसाब से टोटल सेविंग्स कितना है, तो ये सभी का मुझे निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ a बाई आई, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो a है 2200, i है वही 10%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 5, देखते हैं कितना होता है। 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेमोरी से ये हटाते हैं, इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, जितना भी आया -1 करने पे माइनस आएगा, प्लस माइनस मैंने हटा लिया, इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 10%, 8339, ठीक है, 8339। तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है 8339। आज का बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया, जो लगातार ऐसे कंटिन्यूअसली मिलेगा उसका आज का एक सिंगल अमाउंट मैंने निकाल लिया 8339, और मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 8,000। तो सेकेंड मशीन तो मुझे लेना चाहिए क्योंकि मुझे रिटर्न मिलेगा
339 का, ठीक है। तो सेकेंड मशीन is preferable as cost is less than future benefit by ₹339, ठीक है। जो कॉस्ट है वो हम लोग का क्या है, कॉस्ट जो है वो हमारे फ्यूचर बेनिफिट से कम है। कितने से कम है? 339 रुपीज से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, ये क्वेश्चन देने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन कंसेप्ट वही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो पहला कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया, लीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहले बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बाकी पॉइंट, ठीक है। तो हम ऐसे टिक करते हुए जा रहे हैं, पहले हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे। देखो, बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे होता है, ये जो टाइम वैल्यू मनी है ना, उसी से होता है। जैसे अगर तुम लोग इन फ्यूचर में मान लो बॉन्ड खरीदना चाहोगे, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदना चाहोगे, तो मुझे वो डिवेंचर या बॉन्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड और डिवेंचर कैसे मिलता है? एक्चुअली कंपनी जो है वो इशू करती है, ठीक है। कंपनी इशू करती है, बॉन्ड भी इशू करती है और डिवेंचर भी इशू करती है। क्या सिर्फ जो है प्राइवेट कंपनियां इशू करती है? नहीं, प्राइवेट भी करेगा, ठीक है, और जो गवर्नमेंट वाला कंपनी है वो भी करेगा, ठीक है। इशू किसको किया जाएगा? पब्लिक को, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट वाला बॉन्ड होता है वो ज्यादा सेफ होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर्ड होता है। तो क्या जो मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी, क्या वो सिक्योर्ड बॉन्ड या सिक्योर्ड डिवेंचर इशू नहीं करती? नहीं करती है, वो करती है, लेकिन गवर्नमेंट वाला हमेशा सिक्योर होता है। और जो प्राइवेट है उनका सिक्योर भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। अब जैसे जिसको रिस्क लेना है वो उस हिसाब से परचेस कर सकता है, ठीक है। जब भी बॉन्ड या हमें डिवेंचर परचेस करना है तो फिर क्या क्या चीजों का हमें देखना चाहिए। देखो, कंपनी जब भी बॉन्ड या डिवेंचर इशू करेगी, कंपनी को बताना चाहिए उसका फेस वैल्यू या फिर जो होता है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। कंपनी को बताना पड़ेगा इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि रिडेम्पशन यानी रीपेमेंट, ये जो लोन कंपनी पब्लिक से ले रहा है ये वापस कब करेगा, ठीक है। मतलब उसका टाइम बताना पड़ेगा और टाइप बताना पड़ेगा। टाइप मतलब कैसे रिटर्न करेगा, क्या पार पे ही रिटर्न करेगा या प्रीमियम पे करेगा। डिस्काउंट पे नहीं होता है, ठीक है। डिस्काउंट पे कैसे होगा? हम किसी से 100 रुपया उधार ले रहे हैं, उसको 90 रुपीज वापस करेंगे, वो कभी नहीं मानेगा मुझे 100 रुपया देने के लिए। मुझे देखो, पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब होता है अगर मैंने किसी से 100 रुपीज लिया है और उसको 100 ही रिटर्न देंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो वो होता है पार पे रिडेम्पशन। और प्रीमियम रिडेम्पशन क्या होता है? 100 लिया और 120 सपोज रिटर्न किया, तो ये 20 जो है ये प्रीमियम का रिडेम्पशन हो गया, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा। तो फिर अगर यहाँ पर पार पे रिडीम होगा तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो प्रिंसिपल अमाउंट का रिटर्न का बात हो रहा है कि 100 लिया 100 दे देंगे। अगर 100 लेके 120 देंगे तो फिर 20 का गेन होगा। लेकिन इंटरेस्ट एक्चुअली जो अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं, हमारा मेन इनकम तो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर बाई चांस फुल्ली रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है, फुल रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होता है, मतलब 100 का चीज का 120, तो वो भी 20 रुपीज भी यहाँ एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है, कूपन रेट। कूपन रेट, ठीक है, कूपन रेट हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कूपन रेट का मतलब होता है, क्वेश्चन में अगर कभी कूपन रेट बोले मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपनी को बताना पड़ेगा डिवेंचर या बॉन्ड जो पब्लिक खरीदने जा रहा है उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल बाद वो रिडीम होगा, टाइम कैसे करके रिडीम होगा, पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा, और उसका फेस वैल्यू। ये कुछ चीज जो है हमेशा मतलब कंपनी को बताना ही बताना पड़ेगा।
कैसे कंपनी देगा वो भी कंपनी को बताना पड़ेगा। कंपनी इंटरेस्ट ईयरली दे सकता है, मतलब साल में एक बार, ठीक है। 6 मंथ्स के गैप में दे सकता है, मतलब जो हो गया सेमी एनुअली। मंथली भी दे सकता है, क्वार्टरली भी दे सकता है, ठीक है। जैसे इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कंपनी जैसा चाहे उस हिसाब से जो है कूपन रेट अपना डिसाइड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम तुम लोग को एक क्वेश्चन से समझाते हैं कि कैसे करके बॉन्ड का वैल्यूएशन हमें करना चाहिए। देखो यहां पर जैसे हम एक क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं पहले, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेस्ड बॉन्ड फॉर फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ 100 each फॉर rupees 10,000, coupon rate 8% per annum, redeem at par for 3 years, discount rate 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। बॉन्ड हो या डिवेंचर, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड या डिवेंचर, जो भी रहेगा, बॉन्ड और डिवेंचर जो भी क्वेश्चन में रहेगा, इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू टाइम। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है उसी बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे तुम लोग नॉर्मल कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो, रेट ऑफ रिटर्न और कितने दिन के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने अमाउंट पे। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितना सारा डिवेंचर इशू हुआ है इनटू हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो भी बोलो उस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है मिस्टर एक्स ने परचेस किया है एक बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू है 100 और टोटल जो है 10,000 का बॉन्ड लिया है। तो पहले ये निकालो कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना परचेज है, नंबर ऑफ बॉन्ड परचेज कितना है। कैसे निकालेंगे, अगर एक बॉन्ड का 100 रुपए है तो 10,000 का बॉन्ड खरीदा है तो कितना सारा बॉन्ड खरीदा होगा। 10,000 डिवाइडेड बाई अगर 100 करोगे तो पता चल जाएगा। देखो 100 से ये डिवाइड करने से 100 आएगा, तो टोटल 100 बॉन्ड परचेज किया होगा। इसीलिए देखो 100 और एक एक बॉन्ड 100 रुपए का, यानी 10,000 रुपए का जो है बॉन्ड परचेस हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 10,000 रुपए का बॉन्ड परचेस हुआ है और नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ लिखा ही है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो है 100 पीसेस बॉन्ड लिया। एक्चुअली शेयर ये सब ना लॉट या पीसेस में होता है, ठीक है, मतलब लॉट्स में होता है बेसिकली। तो यहाँ पर देखो 100 नंबर या नंबर में है, 100 नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस हुआ है और इसके लिए टोटल 10,000 खर्चा हुआ है। कूपन रेट बता दिया है, रिडम्पशन होगा पर वैल्यू पे, मतलब 10,000 के बदले 10,000 ही मिलेगा 3 साल बाद, ठीक है। और ये डिस्काउंट रेट क्या है वो बताते हैं। अब देखो ये बॉन्ड खरीद के जिन्होंने भी ये बॉन्ड खरीदा है उनका बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेनिफिट को कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, y1 y2 y3, ठीक है। y1 मैंने यहाँ पर 3 इयर्स लिया है, ठीक है, तो y1 y2 y3, अच्छा यहीं पर y3 हो जाएगा और यहाँ पर y0, ठीक है। यहाँ पर मैंने y0 लिख दिया। अब देखो इनको जैसे ही बॉन्ड परचेज कर लिया इसके बाद इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, हमेशा एंड में मिलता है, एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,000 रुपीज का बॉन्ड है, ठीक है। और अगर तुम लोग फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड करना चाहते हो तो 100 इंटू 100, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वैसे भी लिखना चाहते हो तो भी हो जाएगा, दिखाते। ये देखो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 नंबर ऑफ डिवेंचर, रेट 100 इंटू परसेंटेज है 8%, ठीक है। और 1 ईयर के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो एनुअली जो है पैसा दिया जाता है 8% पर एनम, जो इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 800, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, 100 इंटू 100, इतना डिवेंचर है, 8% का रिटर्न और 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 800। यहाँ पर भी सेम वही होगा, ये देखो
100 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 800, ये बेनिफिट एक मिलेगा। और ईयर 3 के एंड में और एक मतलब और एक चीज भी होगा, क्या होगा, ईयर 3 के एंड में हमें 10,000 भी वापस मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है ना कि रिडीम होगा पर वैल्यू पे 3 इयर्स बाद, ठीक है। तो 3 साल बाद हम लोगों से जो 10,000 रुपए आज लिया गया था वो 3 साल बाद रिटर्न हो जाएगा 10,000 पे, ठीक है। और बाकी हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये देखो एन्युटी पैटर्न है, क्योंकि हमें सेम अमाउंट, देखो ये एन्युटी है, सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है एक रेगुलर वे में और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, ठीक है। ये एन्युटी हो गया। और ये मेरा जो है, ये मेरा सिंगल कैश फ्लो होगा, क्योंकि मुझे 10,000 लगा के 10,000 मिला, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे इस तरीके का बेनिफिट होने वाला है अगर हम इस पे मतलब पैसा लगाते हैं या फिर ये बॉन्ड या डिवेंचर खरीदते हैं। लेकिन ये हमें खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कैसे पता करेंगे? देखो, तो उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये सब बेनिफिट पाने के लिए मुझे 10,000 लगाना पड़ेगा। अगर आज 10,000 लगाएंगे तो ये बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन बेनिफिट्स कैसे मिल रहा है? 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद ऐसे मिल रहा है। तो मुझे ये सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए। ये सभी 800 का जो वैल्यू आ रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए, साथ ही साथ इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए। मतलब आज इतना इन्वेस्ट करने से जो भी हमें रिसीव होने वाला है, चाहे जितने भी टाइम इंटरवल में हो, उसका आज का वैल्यू कितना है। अगर ये 10,000 से ये वैल्यू ज्यादा हुआ तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। 10,000 से ये वैल्यू ज्यादा हुआ तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं, हम लोग सभी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? a by I 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n, ठीक है। a कितना है? 800। I कितना है? यहाँ पर I का मतलब 8% मत लगा दो, वो तो डिस्काउंट रेट नहीं है। ये देखो डिस्काउंट रेट दिया है 10%, वो है हम लोग का इंटरेस्ट रेट, वो हम लोग इंटरेस्ट निकालने में यूज करेंगे। और ये है हमारा टाइम वैल्यू मनी को बताने के लिए डिस्काउंट रेट, जो कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 इयर्स, ठीक है। ये 3 इयर्स का टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब देखते हैं कितना आ रहा है। 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.1, 1.1। इसको मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3। इसको कर लेंगे मेमोरी में ऐड, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, जितना भी आया -1 प्लस माइनस करके उसको कर लेना है पॉजिटिव, इंटू 800 डिवाइडेड बाय 10%। तो ये कितना आ गया? 1989, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है हम लोग का 1989, ठीक है। और सिंगल कैश फ्लो का भी मुझे क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसका भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है। तो देखो फ्यूचर में मुझे 10,000 मिलेगा, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? तो क्योंकि इन्फ्लेशन 10% करके चल रहा है तो उसी बेसिस पे करना पड़ेगा। ये 3 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे होगा? देखो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड, सॉरी, इंटू 1 2 3, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.4641। चेक करते हैं, इसको पहले मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 6830, 6830, वैल्यू गलत आ गई। 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.1, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 3, अच्छा 1.331 होगा, ये गलत लिखा, 1.331। और 10,000 डिवाइडेड बाई 1.331, ये हो जाता है 751। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, 751 होगा, ठीक है। 751 पॉइंट 10,000
डिवाइडेड बाई 1.331। अच्छा हाँ 7513, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है 75 ये गलत आया था, अब ठीक कर लिया मैंने 10,000 की जगह शायद 100 लिख दिया था, इसीलिए एक पॉइंट आगे आंसर आ रहा था। तो प्रेजेंट वैल्यू पता चल गया, इसका प्रेजेंट वैल्यू भी पता चल गया, इसका प्रेजेंट वैल्यू भी पता चल गया। तो हम लोग निकालते हैं टोटल बेनिफिट इन प्रेजेंट वैल्यू। जो टोटल बेनिफिट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1989, जो कि एन्युटी बेसिस पे मिलेगा, और 7513.14। तो टोटल करते हैं 1989, तो ये हो जाएगा 9502.14, ठीक है। तो हम लोग को इतना बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10,000। तो ऑब्वियसली मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे रिटर्न इतना मिल रहा है जिसके बदले मुझे 10,000 देना है, तो फिर हम मुझे यहाँ लिखना चाहिए शुड नॉट परचेज, ठीक है। मुझे परचेस करना ही नहीं चाहिए, शुड नॉट परचेस द बॉन्ड, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो मेरे इन्वेस्टमेंट से कम है। तो ऐसे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी आके हमें समझा दिया इसमें इन्वेस्ट करो तो हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें पूरा समझ लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने से हमारा क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये पैसा तो हमें एक बार में नहीं मिल रहा है। अगर एक बार में मिलेगा उसका वैल्यू और आज का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मुझे आज ही 10,000 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो फिर मुझे ऐसा बॉन्ड परचेज नहीं करना चाहिए। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ये देखो, जो कि है एग्जाम्पल 40। एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेज ए 3 ईयर 1,000 पर वैल्यू बॉन्ड। बोल रहा है कि इन्वेस्टर ने परचेस किया है 3 साल के लिए एक बॉन्ड, जिसमें से 1,000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ 10%। बोल रहा है कि 1,000 रुपीज उसका नॉमिनल वैल्यू होगा, मतलब बॉन्ड को खरीदने के लिए आज 1,000 रुपीज देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट होगा, मतलब बॉन्ड खरीदने से हमें इंटरेस्ट मिलता है 10%। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ if it matures at par and the investor requires a rate of return 14%। मतलब इन्वेस्टर जो है उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 14%, मतलब ये इंटरेस्ट रेट है, और ये पार पे रिडीम होगा, मतलब 1,000 की जगह 1,000 ही मिलेगा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया वैसे टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हमें ये बॉन्ड परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हमें दो तरीके का कैश फ्लो यहाँ देखना पड़ेगा, सिंगल और एन्युटी, दोनों चीज का यहाँ पर इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल 40, ठीक है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का हमें क्या निकालना पड़ता है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। बेनिफिट दो तरीके का होगा, एन्युटी और सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो में हमें कितना मिलेगा 1,000, और एन्युटी में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू या पर वैल्यू 1,000 रुपीज है इनटू इंटरेस्ट, रिटर्न 14%, ठीक है। रिटर्न जो है 14%, और इंटरेस्ट साल में एक बार मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट देखते, 14 यहाँ पर हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अच्छा इंटरेस्ट रेट 10% बोला है, सॉरी, ये 14% जो है वो टाइम वैल्यू मनी का बोला है, ये 10%। तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, ये हो गया 100 रुपीज। ऐसा इंटरेस्ट मुझे कितना बार मिलेगा? देखो बॉन्ड का लाइफ कितना है 3 इयर्स, ठीक है, तो 3 बार मिलेगा। फिर ये मिलेगा Y1 में, Y2 में, Y3 में। तो नेक्स्ट भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसके बाद भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि सेम तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ भी हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ भी हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे ये सारे 100 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू और ये सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देना है। चलो निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n, ठीक है। A कितना है 100, I कितना है, अच्छा ये वाला I जो है ये 14% होगा, ठीक है। ये हम लोग का टाइम वैल्यू मनी वाला है 14%। 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 14% टू दी पावर n, n मतलब यहाँ पर 3 इयर्स, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है। 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 2 3, मेमोरी से हटाना है, मेमोरी प्लस करना है, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल
-1 प्लस माइनस करके ठीक कर लिया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14%, तो 232 हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू जो है 232, मतलब जो देखने में ऐसे लग रहा है 300 रुपए, 100 करके 3 बार 300, लेकिन उसका आज का वैल्यू कितना है 232। और ये सिंगल कैश फ्लो का भी निकालते हैं, देखो उसका कैसे निकालेंगे। इसका हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो 1000, सॉरी फ्यूचर में तो मुझे 1000 मिलेगा, उसका आज का वैल्यू मुझे निकालना है। आई है मेरा 14% और 3 इयर्स बाद मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1.481544 डिवाइडेड बाई 1.481544 60, फिर मैंने शायद 100 लिखा है 1000, ये देखो 100 लिख दिया है गलती से, इसको ठीक करते हैं। ये यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 1.481544, ठीक है, ये हो गया 674.97। ठीक है, तो जो मुझे 3 इयर्स बाद मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न होगा उसका आज का वैल्यू इतना है, तो टोटल बेनिफिट प्रेजेंट वैल्यू में कितना हो रहा है, एक तो 232 और दूसरा 674.97, एड ऑन करते हैं तो 906 आ रहा है। ठीक है, 906.9 लगभग हो रहा है। तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज का बॉन्ड खरीदने से मुझे 906 का जो है रिटर्न मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बॉन्ड शुड नॉट बी परचेज, मुझे बॉन्ड परचेज नहीं करना चाहिए, रिटर्न तो कम मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न मुझे 1000 से कम मिल रहा है, तो फिर मुझे ये बॉन्ड जो है परचेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो ये भी हमारा बॉन्ड का वैल्यूएशन हो गया। तो वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही इम्पैक्ट आ रहा है। फिर देखो परपीचुइटी का एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था, लेकिन चलो अभी थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं कि परपीचुइटी होता क्या है। परपीचुइटी, परपीचुइटी का मतलब होता है परपीचुअल और एन्युइटी, ये दोनों कंसेप्ट को लेके बनता है परपीचुइटी। परपीचुअल प्लस एन्युइटी परपीचुइटी। ठीक है, परपी यहाँ तक का ये लैंग्वेज लिया गया है और एन्युइटी का ये लिया हुआ है, इन दोनों को मिला के परपीचुइटी बनाया गया। मतलब ये जो कंसेप्ट है इसमें एन्युइटी का भी कंसेप्ट रहेगा और इसमें परपीचुअल कंसेप्ट भी रहेगा। ठीक है, अब देखो एन्युइटी का क्या क्या फीचर्स था। एन्युइटी का फीचर्स था कि सेम अमाउंट जो है होना चाहिए, चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेड हो। ठीक है, रेगुलरली होना चाहिए, रेगुलरली रिसिप्ट या पेड होना चाहिए, और फाइनाइट पीरियड होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट पीरियड का होना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग परपिचुअल का बात देखें, परपिचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट पीरियड वाला बात। ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड मतलब जिस पीरियड का कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए अगर मुझे ये दोनों कंसेप्ट को मिक्सड अप करना है, बाकी सेम होता है परपीचुअल में। परपीचुअल का मतलब इनफाइनाइट, एन्युइटी का मतलब ये। अब एन्युइटी के फीचर्स में से ये फीचर आउट हो जाता है परपीचुइटी के केस में। तो परपीचुइटी के केस में 3 फीचर्स बच जाता है। एक तो परपीचुइटी जो है वो सेम अमाउंट का रिसिप्ट या पेमेंट होगा, रेगुलरली होगा, इनफाइनाइट पीरियड के लिए होगा। मतलब परपीचुइटी का मतलब हो गया an annuity that continues till infinite period of time is called perpetuity। बोल रहा है कि
कोई एन्युटी अगर इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, ठीक है, तो वही परपीचुइटी होगा। तो मैंने वही समझाया, देखो परपीचुइटी ये दोनों के कंसेप्ट का मिक्स्ड अप है, लेकिन उसमें से ये कंसेप्ट हट जाता है क्योंकि एक ही साथ कोई चीज फाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है। तो एन्युटी का बस एक फीचर्स ये नहीं लेके चलता है परपीचुइटी, दैट इज इसका पीरियड का जो टाइम है स्पेसिफाइड टाइम। तो एन एन्युटी दैट कंटिन्यूज टिल इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड परपीचुइटी, इसको हम लोग बोलते हैं परपीचुइटी, ठीक है। अच्छा, अब परपीचुइटी का और एक फीचर्स देखो, परपीचुइटी जो है इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जरूर कैलकुलेट होगा, कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन जो फेस वैल्यू नहीं, ये है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, जो फ्यूचर वैल्यू है वो कांट बी कैलकुलेटेड होगा, कांट बी कैलकुलेटेड। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में ये कितने दिन तक इन्वेस्टमेंट चलेगा या कितना पैसा हमें रिसीव होगा या पेमेंट करना है, उसका हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो अगर मुझे पता ही नहीं कि फ्यूचर में ये प्रोसेस कितने दिन तक चलेगा तो हम फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो परपीचुइटी में हमेशा हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, और उसका फॉर्मूला देखो हम लोगों ने पहले किया है, फिर भी हम बता देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी इक्वल टू ए बाई आई, ठीक है, जहां पर ए का मतलब एन्युटी और आई का मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर 41, देखो क्या बोला है, रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। रमेश को जो है रिटायर होना है और उसे 3000 ए मंथ रिसीव करना है। ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। वो चाहते हैं कि इनको ये जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के बाद रेगुलरली, मतलब मंथली 3000 करके जो मिलेगा, ये पैसा इनके फ्यूचर जनरेशन को मिल जाए उनके डेथ के बाद। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड एनुअली। अगर इस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उन्हें 8% करके ईयरली मिलेगा, ठीक है। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपीचुइटी गोल। उन्हें कितना पैसा सेट असाइड करके रखना चाहिए ताकि उन्हें अपना परपीचुइटी गोल जो है वो फुलफिल करने का मौका मिले, ठीक है। तो फिर देखो क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि ये परपीचुइटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, ये 8% जो है ये मेरा इंटरेस्ट है, और ये 3000 जो है ये मेरा ए है, क्योंकि मुझे हर बार कितना करके रिसीव होगा, इनको रमेश को कितना रिसीव होगा 3000 पर मंथ करके, ठीक है। तो एन्युटी का वैल्यू मंथली दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ए इक्वल टू 3000 पर मंथ, ठीक है। आई इक्वल टू 8% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी, क्योंकि देखो परपीचुइटी में कंफ्यूज होना ही नहीं है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर, क्योंकि उसका फ्यूचर वैल्यू कभी नहीं निकलता है, ठीक है। इसका परपीचुइटी निकालना है। वैसे भी देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इनको आज कितना सेट असाइड करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये जो पैसा इन्हें रिसीव हो रहा है ये इनके घर वालों को मिल जाए, इनके फ्यूचर जनरेशन के लोगों को मिल जाए 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली अगर हो रहा है। तो देखो परपीचुइटी में ए बाई आई होता है, बस इसका एक ही फॉर्मूला है, 3000 डिवाइडेड बाई 8%। देखते हैं कितना आता है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर 8% डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, और ये जो हमें रिसीव हो रहा है ये 3000 जो है ये पर मंथ है, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, आई को एडजस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट, ब्रैकेट में इसको लिख दो एडजस्टेड, अगर जरूरत हुआ तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर मंथली पैसा मिल रहा है तो आई हो जाएगा मेरा 8% बाई 12, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे साल में मिलेगा, तो हर मंथ में कितना मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 12, ये देखो ये इतना हो जाएगा 0.666 ऐसे करके डॉट डॉट यहाँ ऊपर जो है मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब 6 जो है कंटिन्यूअसली चलेगा, ठीक है, 0.6666 ऐसे करके परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्यों रखा मैंने, क्योंकि 8% को 12 से डिवाइड करने से इतना आया। अब किसी चीज का परसेंटेज मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 100, तो जो ये कैलकुलेटर में पूरा डेटा लिखा हुआ है इन डिवाइडेड बाई हम 100 कर देते हैं, तो फिर कितना आ जाएगा 0.0066 ऐसे चलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखते हैं 3000 डिवाइडेड बाई 0.0066 ऐसे करके। अब देखो ये कैलकुलेटर में है, हम पहले मेमोरी से बाकी डेटा को हटाते हैं, इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस, और मुझे करना क्या है 3000 डिवाइडेड बाई इतना करना है, तो 3000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल पूरे डेटा से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया 4,50,000। ठीक है, अगर हम लोग पूरा डेटा लेते हैं तो हम लोग का आंसर आ रहा है 4,50,000। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी इतना आ गया। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर आंसर क्या दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ है 4,49,775। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने पूरा डेटा लिया, इन्होंने लिया है 0.00667। ठीक है, ये देखो 0.006 मैंने लिया है, मैंने तो पूरा डेटा लिया क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे जो भी डेटा था सभी डेटा से कर लिया। लेकिन अगर हम लोग भी इनके तरह ये 4 डिजिट लेके करते तो हमारा आंसर भी सेम आ जाएगा 0.00667। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो वो तुम लोग के पास ऑप्शन होगा क्वेश्चन में, तो तुम लोग ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो कि मेरा कौन सा आंसर आना चाहिए। ठीक है, पूरा डेटा लेने से 4,50,000 आएगा। अगर तुम लोग ऑप्शन में देखोगे 449,775 है तो उस पर टिक कर देना। ठीक है, उसी हिसाब से ऑप्शंस बने हुए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इनका देखो, इफ यू वांटेड टू पेमेंट टू स्टार्ट टुडे ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट, दिस इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटिंग 4,52,775। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, छोड़ो, हम ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर देखो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इतना निकल के आया। अगर ये एन्युटी रेगुलर है, ठीक है, ये अगर हम लोग एन्युटी रेगुलर मान के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आंसर रहा इस तरीके का तो तुम लोग सोच लो कि ये एन्युटी रेगुलर हुआ। लेकिन अगर एन्युटी ड्यू हुआ, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, एन्युटी अगर ड्यू हुआ, ड्यू का मतलब है ये पैसा अगर हमें स्टार्टिंग में ही करना है और ये जो है एंड ऑफ द पीरियड में, तो एन्युटी ड्यू होने से कितना होगा, जितना एन्युटी रेगुलर होता है वो तो होगा ही होगा 4,50,000। ठीक है, प्लस ये जो 3,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो भी हम लोग का ऐड हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हम लोग का ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,53,000। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, 4 लाख मतलब मेरा तो 4,50,000 है, इनका 4,49,775 आया है प्लस 3,000। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वही बोला था कि रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3,000, मतलब वो क्या चाहते हैं कि मंथली 3,000 करके उनको मिलता जाए। ठीक है, एंड रिसीव 3,000 ए मंथ, ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन, और वो ये चाहते हैं कि ये पैसा वो फ्यूचर जनरेशन को दे दे आफ्टर हिज डेथ। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, और ये पैसा अगर अभी इन्वेस्ट करते क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को तो डेथ के बाद मिलेगा, तो हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। ठीक है, मतलब उनके जो घर वाले हैं उनको 3,000 पर मंथ करके मिल जाए और ये पैसा अभी वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उन्हें अभी कितना करके सेट असाइड करना पड़ेगा, टोटल कितना सेट असाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 4,50,000 अगर एन्युटी ड्यू मान रेगुलर मान के करते हैं। और एन्युटी ड्यू मानेंगे तो फिर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ऐड होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ वही है, इफ यू वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे, अगर वो चाहते हैं कि पेमेंट आज ही से स्टार्ट हो, ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड, फिर उनका जो फंड का साइज है वो कुछ इतना हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से 4,50,000 आया था, इसके जगह प्लस 3,000। ठीक है, ऐसा वो कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि मतलब अभी से स्टार्ट ना हो, इमीडिएट स्टार्ट ना हो, तो उस केस में फिर हमारा 3,000 एड ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना रहेगा, लीव्स 4,49,775 इन द फंड्स टू प्रोवाइड द फ्यूचर 3,000 पेमेंट। ठीक है, आज अगर वो इतने का फंड बनाते हैं तो फ्यूचर में 3,000 करके उनके जो मतलब फ्यूचर जनरेशन है उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा मंथली। ठीक है, अच्छा, और देखो परपेचुइटी का सबसे आसान बात है, इसका फ्यूचर वैल्यू निकलता ही नहीं है, तो इसका हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही निकालने के लिए हमें क्वेश्चन देगा। फॉर्मूला भी आसान है, A/I। हाँ, आई को एडजस्ट करना पड़ सकता है, जैसे ये 3,000 था तो फिर इसे भी मुझे क्या करना पड़ा, इसे भी मुझे ट्रांसफर करना पड़ा है मंथली रिटर्न में। ठीक है, तो ये ऐसे लिखो, यहाँ पर 12 ऐसे लिखना पड़ेगा, 8% डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट है हम लोग का ग्रोइंग परपेचुइटी। अच्छा, एक बार पॉइंट आउट कर देते हैं, देखो हम लोगों ने और कौन सा पॉइंट अभी सीखा। यहाँ पर देखो मैंने जो लीज डाउन किया था ना, लीज सीख लिया, बॉन्ड वैल्यूएशन, परपेचुइटी, अब हम लोग सीखेंगे ग्रोइंग परपेचुइटी। बस ये सब एक एक पॉइंट का क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग परपेचुइटी।
ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का मतलब है कि ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, लिखो ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज दैट ग्रोज at constant rate forever. Present perpetuity PVGP ऐसे लिखा हुआ रहता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी A डिवाइडेड बाई I माइनस G। जैसे देखो परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था, हम एक बार फॉर्मूला बता देते कैसे याद रखना है। A बाई I था, जहां पर A क्या था, एन्युटी, यहाँ भी A एन्युटी होगा, ठीक है। I क्या था, एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और G क्या है, G है ग्रोथ रेट, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ के वजह से तो इसे हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, इसमें ग्रोथ का कंसेप्ट आ रहा है, इसीलिए नाम क्या है, ग्रोइंग परपेचुइटी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, हमारे पास जो कैश फ्लोज आ रहा है दैट ग्रोज कांस्टेंट रेट फॉरएवर। अगर वो कैश फ्लो ग्रो कर रहा है कांस्टेंट रेट में तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी, ठीक है। अब ये ग्रोइंग परपेचुइटी में देखो 3 फीचर्स तुम लोग को दिखेगा। ম্যাম ওটা কি a/1 মাইনাস I মাইনাস কিউ ছিল? जी ওটা ग्रोइंग परपेचुइटी जी। ये जी है ग्रोइंग परपेचुइटी। अच्छा अब देखो यहाँ पर ग्रोइंग परपेचुइटी में 3 वर्ड अप्लाई होगा। एक होगा ग्रोइंग, क्योंकि ग्रोइंग परपेचुइटी का बात हो रहा है। एक होगा परपेचुअल, एक है परपेचुअल का कंसेप्ट, और दूसरा है एन्युटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब इन सब का इंडिविजुअल फीचर्स देखो और ये तीनों मिलके क्या हो रहा है वो देखो, ठीक है। तो ग्रोइंग का मतलब क्या हो जाता है, ग्रोइंग का मतलब होगा ग्रो एट कांस्टेंट रेट। ग्रोइंग का मतलब है ग्रो एट कांस्टेंट रेट। परपेचुअल का मतलब जो है, परपेचुअल जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, ठीक है। और एन्युटी का क्या है, एन्युटी सेम अमाउंट का एक कैश फ्लो बताता है, रेगुलर कैश फ्लो बताता है, और फाइनाइट पीरियड का बात होता है, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों फीचर्स को हमें मिलाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इन तीनों फीचर्स के केस में क्या हो जाएगा, देखो ग्रोइंग तो रहेगा अपना, ठीक है। परपेचुअल इनफाइनाइट होता है, फिर एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, ये तो क्लैश कर जाएगा ना। तो परपेचुअल जहां रहेगा वहां एन्युटी का ये फाइनाइट फीचर्स हटके इनफाइनाइट लगता है, और ये यहाँ पर सेम अमाउंट वाला फीचर्स भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अगर मेरा जो अमाउंट आ रहा है या हम पे कर रहे हैं वो अगर मेरा ग्रो करेगा, हमेशा ग्रो करेगा, मतलब उसका वैल्यू तो चेंज होते रहेगा, फिर सेम अमाउंट तो होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ग्रोइंग परपेचुइटी के केस में एन्युटी का रेगुलर वाला कंसेप्ट रहता है, परपेचुअल का इनफाइनाइट, और ग्रोइंग के लिए सेम अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम एक क्वेश्चन बताते हैं तो समझ में आएगा। 42 वाला देखो यहाँ पर, एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, ठीक है। डिस्काउंट रेट मतलब यहाँ पर आई, ठीक है। डिस्काउंट रेट का मतलब आई। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50, हमें कितना पैसा पे करना चाहिए ताकि हमें 50 करके मिले, मतलब 50 मेरा एन्युटी हो जाएगा। ग्रोइंग एट 5%, मतलब ये मेरा जी हो गया, 5% बेसिस पे ये पैसा ग्रो करेगा एनुअली फॉरएवर, ठीक है। तो मुझे ए मिल गया, जी मिल गया, आई मिल गया, बस फॉर्मूले में पुट कर, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे बोला है जब ऐसे दे देगा तो इसका मतलब क्वेश्चन है मेरा, देखो परपेचुइटी का तो प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई आई माइनस जी, ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आएगा, जी कितना है 5%, ग्रोथ रेट है 5%, ठीक है। और आई कितना है, आई है हम लोग का यहाँ पर 7%, और ए है 50, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 2%, तो 50 डिवाइडेड बाई 2% कितना हो जाएगा, 2500, ठीक है। 2500 हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो पीवीजीपी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ग्रोइंग परपिचुइटी का आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है हम लोग का 2500। अब देखो यहाँ पर चेक करके, हाँ सही आया है। तो फिर अगर हमें डिस्काउंट रेट 7% पर एनम करके मिल रहा है, मतलब ये टाइम वैल्यू मनी का इम्पैक्ट है। और हाउ मच वुड यू पे, हमें कितना पे करना पड़ेगा ताकि हमें 50 रुपीज करके मिले, अगर ग्रोइंग है, ग्रोइंग वैल्यू है परपिचुइटी का 5% एनुअली। तो फिर देखो यहाँ पर एनुअली हमें इसका मतलब 2500 करके पे करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें 50 रुपीज करके मिले। तो ये ग्रो करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें सब दे देगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग को बस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर नहीं लिखा है, मैंने आर लैंग्वेज यूज नहीं किया है, मैंने ए ही यूज किया है, ठीक है। तो आर का मतलब होता है वही कैश फ्लो स्ट्रीम, अगर तुम लोग चाहो तो आर भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का ग्रोइंग परपेचुइटी। अब देखो इसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे, ग्रोइंग परपिचुइटी के बाद हम लोग देखेंगे ये वाला पहले देख लेते हैं, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये भी कुछ नया नहीं है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें देखना है। जैसे देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये लीज वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वही बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी है, ये भी बोल सकते हो। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ 50,000 मेरा कैश इन आउटफ्लो है, मुझे 50,000 पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे पास बेनिफिट इतने का आएगा, तो नेट बेनिफिट कितने का होगा। तो 50,000 इन्वेस्ट करके अगर मुझे 45,489 रिसीव होगा, तो मेरा 4511 का लॉस है। यहाँ पर एक्चुअली बेनिफिट नहीं हो रहा है, कम बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो नेट करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, इसे ही बोला जाता है एनपीवी का चीज, ठीक है। एनपीवी का क्वेश्चन मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो को मुझे क्या करना है, नेट कर देना है, ठीक है। तो ये भी कोई नया चीज नहीं है, बस इसका मतलब अलग एक नाम दिया हुआ है, तो कंसेप्ट थोड़ा सा वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ नाम अलग है। ये ম্যাম देखो नेट, এনপিভি তে আরেকবার বোঝাবেন? এই তো বলছি, एनपीवी का फॉर्मूला लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अच्छा इसको लिखो कैश इनफ्लो, इसको लिखना है कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। नॉर्मल सा बात है कि आज मैंने 10,000 रुपया खर्चा किया है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैश इन, अच्छा इनफ्लो है, ठीक है। तो मेरे पास जो बेनिफिट आएगा उसका आज का वैल्यू, मान लो मैंने कोई एसेट से बेनिफिट कमाया है, ठीक है, तो बेनिफिट मुझे लगातार 1 2 3 4 ईयर मिलेगा, उसका आज का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है। और इस 10,000 के बेनिफिट को पाने के लिए मुझे मशीन खरीदना पड़ा, मशीन का कॉस्ट है मान लो 8,000, तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया 2,000। मतलब मेरे इस एसेट को खरीदने में बेनिफिट है, क्योंकि खरीदा मैंने 8,000 से, और मुझे लगातार 4 साल तक जो मतलब बेनिफिट मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 10,000। तो अगर मेरा वैल्यू ज्यादा, रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो मेरा बेनिफिट होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐसे 2,000 निकल के आएगा, ये पॉजिटिव में निकल के आया। अगर रिवर्स होता कि 8,000 का मुझे कैश इनफ्लो मिल रहा है और मुझे आउटफ्लो करना पड़ा है 10,000 का, तो मेरा नेगेटिव में आता नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कुछ नहीं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को, डिफरेंस को अगर हम लोग आइडेंटिफाई मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो जो निकल के आता है उसे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू से हमें कैसे जो है डिसाइड करना चाहिए, हमें अपना कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कोई भी प्रपोजल, अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 है, तो मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, रिजेक्ट कर देना चाहिए प्रपोजल। जैसे कि मैंने अभी अभी तुम लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे 8,000 रुपए खर्चा करना पड़ा और मेरा कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आया 10,000, तो मेरा 2,000 आ गया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे 8,000 आज इन्वेस्ट करना है और मुझे फ्यूचर में जो भी बेनिफिट मिलेगा उसका आज का सिंगल वैल्यू है मेरा 10,000, तो मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे प्रपोजल लेना चाहिए। और अगर रिवर्स हुआ, ठीक है, रिवर्स कैसे, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए का मशीन खरीदा और उससे 5 साल लगातार मुझे जो भी बेनिफिट मिलेगा उसका आज का वैल्यू है मान लो
9000, ठीक है। तो मेरा नेगेटिव में आंसर आ गया, यानी लेस देन 0। तो अगर एनपीवी मेरा लेस देन 0 आया तो फिर मुझे जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये वाला और लीज के क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। हम लोग लीज के क्वेश्चन में उसको माइनस नहीं कर रहे थे और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। जो लीज वाला क्वेश्चन और इसमें कुछ फर्क नहीं, अगर लीज समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। जैसे लीज वाले क्वेश्चन में देखो 50,000 का मुझे इन्वेस्टमेंट करने से इतना बेनिफिट होगा, तो हम लोग ये कंपेयर कर रहे थे 50,000 मुझे आज इन्वेस्ट करना है, रिटर्न इतना मिलेगा। क्योंकि मेरा रिटर्न कम है तो मुझे ये प्रपोजल नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करने बोल रहे हैं कि 50,000 माइनस 45,489 कर दो। नहीं, एक्चुअली मुझे माइनस कैसे करना चाहिए, रिटर्न से माइनस मतलब कैश इनफ्लो मतलब जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है, माइनस मुझे करना चाहिए आउटफ्लो, ठीक है। तो मुझे 45,489 मिलेगा, बदले में मुझे 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो मेरा रिटर्न नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न की जगह इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरा अगर नेगेटिव में आएगा तो ऑब्वियसली मुझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक ही कंसेप्ट है, यहाँ पर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं, और वो नेट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इन्वेस्ट करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट यही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैल्यू को देख के ही आंसर बता देते हैं, यहाँ पर माइनस करके बताएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोजल, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, वो देखते हैं। ये देखो 43 बोल रहा है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट। किसी भी एक प्रोजेक्ट का हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है विद ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। मतलब हमें इन्वेस्ट कितना करना है अभी 1 लाख नेट, मतलब ये पूरा सब डेटा कैलकुलेट करके दिया हुआ है, मतलब इसमें हमें कुछ ऐड लेस नहीं करना है, पूरा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट कैश फ्लो ईयर 1 में इतना, ईयर 2 में इतना, और फॉर द 3 ईयर इतना। फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। मतलब क्या बोला है देखो, अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट आज स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बोल रहे थे। यहाँ पर हम समझाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए Y0 में इनिशियल स्टेज में 1 लाख। Y0 मतलब इनिशियल स्टेज में 1 लाख। ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है। अच्छा, अब इन्वेस्ट कोई क्यों करता है, उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न में क्या मिल रहा है देखो, रिटर्न में जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश इनफ्लो, ठीक है। रिटर्न में जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश इनफ्लो। देखते हैं रिटर्न में क्या मिल रहा है। बोल रहा है कि रिटर्न में पहले साल मिलेगा 80,000, नहीं पहले मिलेगा 55, फिर 80, फिर 15, मतलब Y0, Y1, Y2, Y3, ठीक है। तो देखो हमें ईयर एंड में मिलता है हमेशा, तो 55,000 पहली बार मिलेगा, दूसरे बार मिलेगा 80,000 और एकदम एंड में मिलेगा 15,000। ऐसे करके हमें 3 बार जो है अमाउंट रिसीव होने वाला है। और बोल रहा है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने अगर ये इन्वेस्टमेंट कहीं से बोरो किया है तो उसके लिए उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस चीज को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब हमें तो ये बताना है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारे दिमाग में क्या आएगा, मुझे आज 1 लाख खर्चा करना है, तो मुझे जो रिटर्न मिल रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है मुझे वो निकाल लेना है। मुझे जैसे ही इस रिटर्न का आज का वैल्यू मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि मेरा रिटर्न आज के डेट पे कितना है और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है। फिर उसका नेट निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है। अब इसमें क्या है ना देखो, ये अलग अलग अमाउंट है, हम लोग इसमें एनुइटी तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एनुइटी के केस में अमाउंट अलग नहीं होता है, तो ये एनुइटी नहीं है, ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया। मतलब यहाँ पर देखो हमें कैसे करके निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू, हम लोग ऐसे निकालेंगे 55,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू दी पावर 1 करके। मतलब देखो हम लोग का ऐसे होता है ना, देखो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है।
अच्छा, अब ये सब जो है ये हमें फ्यूचर में मिलेगा, 55,000 फ्यूचर में मिलेगा, उसका मुझे आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मैंने ड्रॉ करके तो वही दिखाया, और 10% हमारा टाइम वैल्यू मनी, ठीक है। और ये देखो, ये पहले साल वाला जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे 1 साल के लिए निकालना है, ठीक है, कि जस्ट 1 ईयर बिफोर इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% टू दी पावर 1, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाले का हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से 80,000 1 + 10%, लेकिन यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल बाद रिसीव होगा, तो 2 साल के गैप में हो जा रहा है, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू मुझे 2 इयर्स का दिखाना पड़ेगा। और 15,000 1 + 10% होल टू दी पावर 3 हो जाएगा, इसका मुझे 3 इयर्स का दिखाना पड़ेगा, 3 इयर्स बिफोर, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगा। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कितना कितना आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 1.1, देखो कितना आता है, 50,000 आएगा, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे 50,000 आएगा, प्लस 1.1 इसका स्क्वायर, मतलब 2 बार हो गया। यहाँ से मेमोरी से ये सब हटा देते हैं, ये मेमोरी प्लस कर लिया। 80,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पर 66,115 लिख लेते हैं, 66,115। और ये लास्ट वाला 1.1 इंटू 23, यहाँ हो गया मेमोरी प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, तो ये हो गया 11269, 11269 है। हम इसे राउंड करके ना 70 कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग चाहो तो 69 भी रख सकते, चलो कोई बात नहीं, 69 ही रख लो, ऐसा कोई बात नहीं, 6972 ऐसा है, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो। अब सबको ऐड करते हैं, तो 66,115 50,000, ठीक है। तो ये हो गया 127,384, ठीक है, 187,384.72 ऐसे आ रहा है। तो मतलब ये जो हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट के बाद, उसका आज का वैल्यू मुझे मिल गया 1,27,384 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर अगर एनपीवी के बेसिस, देखो हम लोग नॉर्मली भी दे सकते हैं, 1 लाख इन्वेस्ट करके इतना मिलेगा, तो ऑब्वियसली मुझे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब आंसर एनपीवी के बेसिस से दो या लीजिंग के बेसिस पे दो, आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। वैसे तुम लोग को तो लिखना है नहीं, ठीक है, एमसीक्यू में लिखना तो है नहीं, फिर भी अगर एनपीवी के बेसिस पे आंसर देना है तो एनपीवी बोलता है कि दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। तो फिर मेरा कैश का इनफ्लो है 1,27,384, ऑब्वियसली इनफ्लो मेरा आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हो रहा है इनफ्लो मेरा आउटफ्लो से 27,384.72 ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे ये मतलब इनको ये प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज एनपीवी ग्रेटर देन 0 आया। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 आया तो फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और लीज में हम लोग क्या कर रहे थे, ये नहीं करके डायरेक्टली ऐसे देख के बोल रहे थे ये ज्यादा है ये कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, रिटर्न 1,27,000 समथिंग है, तो ठीक है मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा बेनिफिट है कितने का है, इतने का बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 है तो प्रपोजल एक्सेप्ट करो, लेस देन 0 है तो प्रपोजल रिजेक्ट करो। नाम अलग है, कंसेप्ट में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। जो एनपीवी है वही हम लोग का लीजिंग वाला कंसेप्ट भी सेम वही बताता है, ठीक है। और बस उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ अलग तरीके से। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला रियल रेट ऑफ ম্যাম रिटर्न, ठीक একবার है। লাস্ট যে স্ক্রিনটাতে লিখলেন ওটা শো করবেন একবার? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, अगर रिटर्न में हमारा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, उसको अगर हम लोग हटा के रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो उसे ही रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलता है। देखो, द रियल इंटरेस्ट रेट इज नेम्ड so to show, SHOW, to show what a
लेंडर, लेंडर मतलब जो उधार देता है, और इन्वेस्टर या फिर जो इन्वेस्ट करता है, रिसीव इन रिटर्न्स आफ्टर इन्फ्लेशन इज फैक्टर्ड इन। ठीक है, ऐसे लिखो। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया? रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया द रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही है रियल इंटरेस्ट रेट। नेम्ड शो, इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया है वो बता रहा है। नेम्ड शो इसीलिए ऐसा नाम है टू शो, ताकि हम लोग दिखा पाए व्हाट द लेंडर और इन्वेस्टर रिसीव इन रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन इज फैक्टर्ड इन। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला लिखने से तुम लोग को कंसेप्ट समझ में आएगा। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जो मैंने एक लाइन में बोला, देखो ये तो डेफिनेशन है। एक लाइन में अगर बोले तो रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब सीधा बात है, हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या हम लोग पे कर रहे हैं जो भी हो, उसमें से अगर हम लोग इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा दे, ठीक है, इन्फ्लेशन जितना इन्फ्लेशन का परसेंटेज जितना है वो अगर हम लोग एलिमिनेट कर दे, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वही होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, हम तुम लोग को एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं। देखो रियल रेट ऑफ रिटर्न का, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, ये दिया हुआ है। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड इन्फ्लेशन इज 9%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 9% फॉर द 5 years, full stop, let P be the gross domestic product GDP। ठीक है, जीडीपी होता है ना भाई, P be the GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, then the projected real rate, real GDP after 6 year is, और ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं 1.587p, ऑप्शन बी 1.921p, ऑप्शन सी 1.043p और ऑप्शन डी 2.51p। ठीक है, ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन विथ ऑप्शन ही बना दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखो रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब तुम लोग को क्या याद रखना है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा देते हैं तो जो रिटर्न हमें मिलता है उसी को बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एंड इन्फ्लेशन इज 9%, इन्फ्लेशन दिया 9%, ये 5 साल का है डेटा। लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो है पी, ठीक है, प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी, रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स क्या होगा, मतलब रियल जीडीपी यानी हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न को परसेंटेज में दिखाने बोला है। अब ऑप्शन ऐसा है क्यों है, देखो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न या रियल रेट ऑफ जीडीपी एक ही बात है, जीडीपी का रिटर्न पूछा है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो 17 से 9 माइनस कर देने से आंसर आ जाता है 8%। ठीक है, ये हम लोग का हो गया रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली हमें अमाउंट में आंसर दिया हुआ है, क्यों बोला, तो क्योंकि हमें बोला है प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी। ठीक है, रिटर्न तो निकालना ही है और जीडीपी भी निकाल के बताना है कितना होगा। तो देखो जीडीपी कितना होगा, यहाँ पर दिखा दे, रियल
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, क्योंकि फिर से तो मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट बाकी है, वो भी तो बोलना है। यहाँ पर लिखते हैं रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, हमें ये निकालने बोला है। हम लोगों ने तो पहले क्या निकाला, हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है रियल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन हमें क्या पूछा है कि प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स कितना होगा। तो 6 साल बाद प्रोजेक्टेड जीडीपी कितना होगा, तो ये देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, क्योंकि 6 साल बाद का वैल्यू पूछा है। प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू p ही रखते हैं। आई जो है 8% है। ठीक है, आई कितना है 8%, जो निकल के आया रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और एन जो है वो 6 इयर्स है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में वही पूछा था ना कि एट द प्रेजेंट ईयर देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स कितना होगा, 6 साल बाद जीडीपी कितना होगा। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, 6 साल बाद का पूछ रहा है, इसलिए एन 6 होगा। फॉर्मूले में 1 रहेगा, और आई का मतलब जिस रिटर्न रेट पे होगा। तो रिटर्न रेट पे मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न रेट पे निकालने बोला। रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 8%। कैसे मिला था, नॉमिनल से अगर हम लोग इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटाते हैं तो हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये हो गया p इंटू 1.08 होल टू दी पावर 6। देखते हैं कितना निकल के आता है, 2 3 4 5 6। तो ये आ गया p इंटू 1.5868। ठीक है, 1.5868 मतलब 1.58। अब देखो ना ऑप्शन कैसा है, हम लोग वहां से मैच कर लेंगे। 1.587, ये देखो ये वाला का 1.587 p, 1.587 कर देते हैं इसको। ठीक है, 7p 6 8 है तो इसको मैंने कर दिया 7p। ठीक है, 6 8 को मैंने 8 है तो 6 को 7 कर दिया, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले आंसर से मैच हो गया। तो इस तरीके का कभी कभी पूछ लेता है हमें। ठीक है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में रहेगा, जिससे हमें इन्फ्लेशन का डेटा हटा देना पड़ेगा। अब इसमें बस इतना ही नहीं पूछा था, उसके बाद पूछा था कि अगर नॉमिनल रेट रिटर्न इतना है, इन्फ्लेशन इतना है 5 साल के लिए, और पी अगर हमारा किसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अमाउंट है अभी करेंटली प्रेजेंट ईयर में, तो आफ्टर मतलब नेक्स्ट 6 साल बाद उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, तो उसी का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, उसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा। फिर हमें इस तरीके से फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ा। ठीक है, तो आंसर हो गया 1.587 पी, क्योंकि पी का डेटा हमारे पास था नहीं तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब देखो लास्ट पॉइंट दिखा देते हैं। अब हम लोग कौन सा पॉइंट करेंगे, ये वाला। ठीक है, अच्छा ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर और लीज एक ही साथ आएगा, इसको अलग से और करने का जरूरत नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लीज का ही बात नहीं, जैसे हम लोगों ने कोई मशीन खरीदा, कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सभी है। लीज खरीद लो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लीज पे मशीन लेना, ठीक है, या हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, फिर उसका डिसीजन क्या होगा, फिर मशीन से क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सभी कुछ ना कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि बॉन्ड खरीद रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये इन सभी का पार्ट होता है, तो इसका कोई अलग पॉइंट है नहीं। हाँ, ये CAGR जो है वो हम बता देते हैं। देखो CAGR का फुल फॉर्म भी बता देते हैं, CAGR का कंसेप्ट भी बता देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये देखो जैसे ये 100 है आज। ठीक है, ये है रेवेन्यूज। ठीक है, सपोज द रेवेन्यूज ऑफ ए कंपनी। रेवेन्यू मतलब सेल करके जो अर्न हो रहा है। तो देखो 2013 का सेल, 14 का सेल, 15 का सेल, 16 का सेल। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। तो ये जो 100 से 210 हो गया, इसका ग्रोथ हमें निकालने बोला है। एक्चुअली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का मतलब ये है, क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली बताएगा अगर क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ बताओ। अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका मतलब हो गया
देखो इसका हम कुछ डेफिनेशन फॉर्मूला नहीं लिखा रहे, इसका कंसेप्ट ही काफी है। जैसे इनिशियली हमारे पास 100 है, ठीक है, फ्यूचर में वो हो चुका है 210, मतलब आज जो 100 है वो फ्यूचर में हो चुका है 210। कितने टाइम पीरियड में हुआ है? 3 इयर्स में हुआ है। ये देखो 3 इयर्स में हुआ है, 1 2 3। मतलब तुम लोग सोचोगे ये तो 4 है, अरे 100 से 120 हुआ 1 साल, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखो 40, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। तो ये 3 इयर्स का ग्रोथ है, ठीक है, ये 3 इयर्स का ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, 13 से 16 का मतलब 13 से 14 एक बार, 14 से 15 दो बार, 15 से 16 तीन बार। ग्रोथ तो हमारा 3 ही बार हुआ है, ठीक है। तो एन यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करके देना है आई, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हमें ग्रोथ रेट यानी कि आई निकालना है। कितने ग्रोथ रेट से ये 100 जो है 210 हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे हम लोग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। ए है 210, पी है 100, 1 प्लस आई टू दी पावर 3, ठीक है। अब ये 210 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए करके देख लो, 210 डिवाइडेड बाय 100 करने से आता है 2.1 इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3 का मतलब 2.1 होगा। तो 1 प्लस आई इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2.1 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। 1 प्लस आई लिखा है ये मैंने, 1 प्लस आई, ठीक है। इसका वैल्यू इतना हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से हमें देखो सबसे पहले 1 प्लस आई इक्वल टू इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम लोग को डर्टी पावर का जो मैंने बताया था वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी हम बोल रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है या जिन्होंने नहीं किया है, नेक्स्ट दिन जब क्लास में आओगे, ठीक है, तो हम बता देंगे जिनका कैलकुलेटर से नहीं हो रहा है कैसे डर्टी पावर निकाला जाता है, ठीक है। एक बार हम अभी बता देते हैं, ये 2.1 का अगर डर्टी पावर सॉल्व करोगे, तुम लोग करके देखना जो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है 1.2805। अगर नहीं आता है तो मुझे जरूर बताओ, हम बता देंगे कैसे करके होगा। क्या गलत हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने से आई हो गया 0.2805, ठीक है, 0.2805। तो आई का वैल्यू, क्योंकि आई इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, तो फिर इस पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 28.05%, ठीक है, 28.05%। एक बार चेक कर ले, ये देखो। अच्छा, इनका जो है 1.27 लिया है मैंने, यहाँ पर 2805 मैंने कैलकुलेट करके देखा था, मेरा 2805 आया था, इसीलिए मेरा आंसर इस तरीके से आ गया है। हो सकता है कि 1/3 करने से यहाँ पर इनका कुछ आया है 1.27, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। 1.2774 आया है, तो वैसे 1.28 अगर इसको मानते हो तो भी इतना आ सकता है, ठीक है। ये भी गलत नहीं है। 28.05 आया है, ये एक्चुअली मैंने जो कैलकुलेशंस किया है डर्टी पावर का किया था मैंने, उसमें मेरा इतना आया था। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत इधर अप्रोक्सीमेशन हो गया हो, इसी वजह से यहाँ पर मेरा 28.05 आया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन करके देखना कि इतना आ रहा है या इससे कम या ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से इंटू तुम लोग को 100 कर देना, आई निकल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि हम लोगों को अगर बोलेगा कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकालो, और ये सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों ने जितना सारा भी किया, वो सबका क्वेश्चन अगर आएगा कभी भी जो कि थोड़ा कम ही आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सीए। इस तरीके से तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो। तो जस्ट एक बार करके अगर गो थ्रू करोगे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मेन कंसेप्ट का ही बात है, ठीक है। और रहा ये 1.277, मेरा तो इतना आया था, बाई चांस अगर मेरे से कुछ कैलकुलेशंस में इधर उधर हुआ है, अब हो सकता है यहाँ भी गलत हो, ठीक है। मतलब गलत नहीं है एक्चुअली, वो अप्रोक्सीमेशन का बात है, देख सकते हो कि कौन सा आ रहा है। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, 1.277 ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले कर रखा था तो मैंने ये दिखाया है। तुम लोग एक बार जरूर से करके देखना कि ये सही है कि ये सही है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न इतना आ गया, मतलब ये जो 100 रुपए 210 हो गए हैं, 100 रुपए का सेल जो 3 साल में बढ़ के 210 हो गया, वो इतने इंटरेस्ट रेट पे, ग्रोथ रेट पे बढ़ा है, ठीक है। इतने ग्रोथ रेट पे बढ़ा है एनुअली, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ है, ठीक है।
और ये 3 साल कैलकुलेट करना ये यहाँ पर मैंडेटरी था। ऐसे देख के तुम लोग 4 इयर्स बोल दोगे तो नहीं होगा, ये 4 इयर्स नहीं है, क्योंकि ग्रोथ देखो इनिशियल से नेक्स्ट का कंपैरिजन होता है, तो उसमें 2 वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं तो ही हम लोग ग्रोथ निकाल सकते हैं। तो ग्रोथ अगर देखेंगे तो वो हमें 3 टाइम्स का ही दिखेगा, ठीक है, +20 +40 +50 करके, यानी 3 टाइम्स का। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। तो ये बात याद रखने वाला है या समझने वाला है मेनली कि यहाँ पर इन 3 क्यों आएगा, ठीक है। बाकी देखो इसमें जो भी था वो हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लीज हो गया, सारा चीज मैंने बता दिया जो भी हम लोग का होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैंने बोला, मशीन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सभी है, इसका कोई अलग पॉइंट नहीं, चाहो तो इसको तुम लोग यहाँ से हटा भी सकते हो, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो हम लोग का ये जो टॉपिक था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही करते हैं। বাই ম্যাম ম্যাম। তাহলে ডাটা নেক্সট ক্লাস একটু দেখিয়ে